हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आज आप लोगों के लिए जो सीरीज़ लेकर आई हूँ वो है MCQs हैं इंडियन राइटर्स के ऊपर और कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये न्यू पेड बैच है, LT का जो चल रहा है और ये जूनियर शिक्षक का भी चल रहा है। और अब ये हमारी जो सीरीज़ है भाई आप लोगों के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं 14 को भी जो एग्ज़ाम है और GIC का है, जूनियर का है, सब में हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ आप ये मत सोचा करिए कि जिस पे जो चीज़ लिखी है सिर्फ उसी का ही है। ये आप लोगों के हर एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज़ टू इंडियन फिक्शन वॉट टॉल्स्टॉयज वॉर एंड पीस इज़ टू द रशियन विच ऑफ द टैगोर्स नॉवल हैज़ बीन रेफर्ड टू हेयर। किस नॉवल के बारे में कहा गया है कि जैसे लियो टॉल्स्टॉय का नॉवल वर्क जो है वो वॉर एंड पीस रशिया के लिए है, वैसे ही जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का नॉवल जो है वो इंडिया के लिए है। तो ये कहा गया है, इट इज़ सेड अबाउट गोरा। ये कहा गया है गोरा के बारे में। गोरा उनके नॉवेल्स में सबसे लंबा जो नॉवल है और ये जो नॉवल है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लियो टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस। मतलब एक उलझी हुई कहानी पर जो है कि एक आपस में ही एक कन्फ्लिक्ट से चलता हुआ ये कहानी जो है उसमें बताई गई 4 कैरेक्टर्स पे पूरी कहानी जो है ये बेस्ड है। तो गोरा उनके 12 नॉवेल्स में सबसे लंबा नॉवल है और ये नॉवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसके लिए इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। पोएम्स लाइक उर्वशी, द चाइल्ड एंड लवर्स गिफ्ट वर रिटन बाय। ये जो पोएम्स हैं ये लिखी गई हैं गुरुदेव के द्वारा, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई ये पोएम्स हैं। लास्ट मिनट रिवीजन चल रहे हैं ये आप लोगों के। Which one of the following Tagore's novel is set in the revolutionary Bengal of 1905? ये नॉवल का नाम पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये नॉवल है द होम एंड द वर्ल्ड। इस नॉवल की जो थीम है वो है कि रेवोल्यूशनरी जो आइडियाज़ है, वेस्टर्न आइडियाज़ के अगेंस्ट जो है ये एक कॉन्फ्लिक्ट है जो दिखाई है उन्होंने। और ये इसमें उन्होंने दिखाया है कि ये बुक अच्छे से इलस्ट्रेट करती है कि द रेवोल्यूशन ऑफ वेस्टर्न आइडियाज़ एंड अगेंस्ट वेस्टर्न आइडियोलॉजी। तो ये इसमें बताया गया था होम एंड द वर्ल्ड जो इसमें बताया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस टैगोर आर्टिकुलेटेड एन एलोक्वेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑनस्लॉट ऑफ मशीनरी ऑन द एंशिएंट रैम्पेड्स ऑफ मैंस इंडिविजुअल फ्रीडम। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक प्ले है मुक्तधारा। मुक्तधारा जो प्ले है ये एक सिंबॉलिक प्ले है। मुक्तधारा जो है उन्होंने एक इमेजिनरी जो जगह है उत्तराकूट, जिसमें एक राजा है, राजा रंजीत सिंह, और वो जो है चाहते हैं, मुक्तधारा नाम का झरना है जिससे बहुत से लोगों को जो है इरिगेशन के लिए वो पानी यूज़ करते हैं। मगर रंजीत सिंह चाहते हैं कि वो उसको राजा रंजीत जो है किंग रंजीत वांट दैट टू acquire that, to have a hold over that मुक्तधारा। द मुक्तधारा मीन्स होता है जैसे वाटरफॉल को कहा जाता है। एंड ही asked from an engineer to build a dam across the waterfall, and the engineer built a dam, and this thing with the help of machines, this presents a devastating change in the lives of the people। और ये इसके बाद जो क्राउन प्रिंस हैं वो अजीत जो है वो चाहते हैं कि वो उनको मुक्तधारा से एक लगाव होता है। he did not want the dam across the मुक्तधारा, और वो जो है चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये डैम जो है वो डिमोलिश हो जाए। वो अपने पर्पज़ में कामयाब भी होते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि वो एक फाउंडलिंग है और उन्हें मुक्तधारा से एक लगाव होता है। वो उसको तोड़ देते हैं डैम को, एंड ही ऑल्सो स्वेप्ट अवे विद मुक्तधारा। तो ये एक मैन के मशीन और मैन के ऊपर उन्होंने ये एक सिंबॉलिक प्ले लिखा है मुक्तधारा। तो ये है दैट्स ऑनस्लॉट ऑफ मशीनरी ऑन द एंशिएंट रैम्पेड्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निसिम इज़किल्स प्ले नलिनी इज़। निसिम इज़किल का जो प्ले है नलिनी वो किस प्रकार का प्ले है? दैट्स अ कॉमेडी। ये एक कॉमेडी प्ले है। निसिम इज़किल द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री, और ये जो है उनका प्ले दैट्स अ कॉमेडी।
And now the next one. Which one of the following Nissim Iskil's play is built on the theme Give us this day our daily American? ये एक व्यंग्यात्मक प्ले है द स्लीप वॉकर्स, जिसमें उन्होंने जो सटायर किया है दैट्स ऑन अ सो कॉल्ड एजुकेटेड एलीट क्लास, दोज हु लुक अपॉन अमेरिकन्स विजिटिंग इंडिया, जो आज भी अमेरिकन्स की मतलब कुछ जो पीपल हु फॉलो द पीपल हु कम फ्रॉम अमेरिका, जो उनको ही ऊपरी दर्जे का मानते हैं। तो ये जो प्ले है द स्लीप वॉकर्स गिव अस दिस डे आर डेली अमेरिकन, तो ये उन्होंने उसमें बताया कि पढ़ी लिखी एलीट क्लास पर एक व्यंग किया है निसिम इस्किल ने। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which poem of Nissim Iskil is a critique of the man-woman relationship in modern society? तो man-woman relationship पे जो critique है that is woman and child. Woman and child is a critique. And now the next question is Which is Iskil's first book of poem? Iskil की जब उन्होंने poems की जो पहला collection है उनका that is A Time to Change. A Time to Change. Which poem of Iskil is an autobiographical poem? ये है बैकग्राउंड कैजुअली, जिसमें उन्होंने अपने बारे में बताया, अपने बचपन के बारे में, बेन इज़राइलिट कम्युनिटी के बारे में बताया है। तो बैकग्राउंड कैजुअली इज़ द पोएम ऑफ Iskil विच इज़ ऑटोबायोग्राफिकल। In which poem Kamala Das ironically provides a panacea for happy married life? Husbands and wives, here's my advice to you, obey each other's crazy command. कितनी सही बात है कि भाई अगर एक दूसरे की जो भी ऊट पटांग सी कमांड्स हैं वो मान ली जाएं तो लड़ाइयाँ आपस में हो ही ना। तो ये लाइन्स जो हैं वो कही गई हैं द डिसेंडेंट्स से ली गई हैं। In which story of Kamala Das lesbian relationship has been described? कमला दास की कौन से वर्क में लेस्बियन रिलेशनशिप दिखाया गया है? तो वो है इकबाल। इकबाल में लेस्बियन रिलेशनशिप दिखाया गया है। नेहरू डेडिकेटेड हिज ऑटोबायोग्राफी टू, नेहरू जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी डेडिकेट करी है कमला नेहरू जी को। Non-violence is the first article of my faith. It is also the last article of my creed. Who said this? Non-violence के बारे में जब हम बात सुनते हैं तो एक ही जो है चेहरा हमारी आंखों के सामने आता है और वो है महात्मा गांधी, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, which is the only novel of Narayan in which he was depicted a co-wife. R.K. Narayan जो 3 pillars में से एक हैं इंडियन फिक्शन के, इंडियन लिटरेचर के, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के, और इन्होंने ही वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड, और इन्होंने जो है जिस बुक में को वाइफ के बारे में बताया है ये है ग्रैंड मदर्स टेल। Who wrote an introduction to R.K. Narayan's novel The Financial Expert? R.K. Narayan जो कि एक रीजनल नॉवलिस्ट हैं, he created a fictional place that is मालगुडी, और उनका जो ये मालगुडी है ये इतना ही लिविंग है जैसे उनके और कैरेक्टर्स। तो ये उन्होंने जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है वो किसने लिखा है? दैट वाज रिटन बाय ग्राहम ग्रीन, हार्ट ऑफ डार्कनेस वाले ग्राहम ग्रीन ने जो है उनके बारे में इनका जो वो लिखा है। In which of the novels of R.K. Narayan मालगुडी appeared first? मालगुडी उनके सबसे जिस नॉवल में सबसे पहले आया था that was स्वामी एंड फ्रेंड्स, which is Anand's only novel in which a woman has been chosen as the central character. आनंद के जो मोस्टली अधिकतर जितने भी नॉवेल्स हैं उनमें जो नरेटर रहते हैं वो पुरुष रहते हैं, मगर जिसमें उन्होंने एक महिला को नरेटर के रूप में लिया है दैट इज़ द ओल्ड वुमन and the cow. The Old Woman and the Cow is the novel in which the central character, in which the narrator is a woman, and she is the central character too. Which novel of Anand discusses the theme of exploitation of coolies working in a tea garden at the hands of British officials? ये जो नॉवल इन्होंने लिखी है टी प्लांटेशन पर लिखी है, 2 Leaves and a Bud, जो टी लीव्स के बारे में बताया है, जिसमें जो टी कलेक्ट करने वाले हैं कुलीज, उनको कितना ब्रिटिशर्स जो हैं उनको कितना उनको अपमानित करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। दिस इज़ व्हाट ही हैज़ शोन इन हिज नॉवल, और इस नॉवल का नाम है 2 Leaves and a Bud.
एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज विच इज़ द अर्लीस्ट बुक ऑफ मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद की जो अर्लीस्ट बुक है दैट इज़ करीज। ये उन्होंने जब उनकी नावल आई थी अनटचेबल, उससे पहले भी उन्होंने कई किताबें लिखी थी, तो उन्हीं में से एक ये है करीज एंड अदर इंडियन डिशेस। Name the first novel of Mulkraj Anand which carried a preface by E.M. Forster that won him worldwide recognition. मुल्कराज आनंद ने जब अनटचेबल लिखी थी तो ये ऐसा नहीं था कि जब उन्होंने लिखी और लिखते ही साथ ही छप गई। ये नावल को कई बार जो है पसंद नहीं करा गया। महात्मा गांधी के आश्रम में जाकर वो रहे और उन्होंने महात्मा गांधी ने स्क्रिप्ट को पढ़ के खुद ही ये कहा था कि ये जो स्क्रिप्ट है जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा वो लोग नहीं सोचते, यू हैव टू चेंज सो मेनी थिंग्स इन योर स्क्रिप्ट। उन्होंने स्क्रिप्ट को चेंज करा। E.M. फॉस्टर ने उसका इंट्रोडक्शन लिखा, प्रीफेस लिखा, तब कहीं जाकर ये नावल जो है वो छपी और जो है जब छपी तो इट वाज अ बेस्ट सेलर। और इसमें जो है ये नावल जी इस नावल में पहली बार ये बाखा की कहानी बताई गई है और ये इट इज़ स्टोरी एक्शन केवल एक दिन का एक्शन है और एक अनटचेबल की लाइफ में उसे क्या क्या ऑप्शंस जो हैं वो मिलते हैं टू गेट रिड ऑफ हिज अनटचेबिलिटी, ये इस नावल में बताया गया है। Which novel has been called a character novel by Edwin Muir? कौन से नावल को कैरेक्टर नावल कहा गया है? तो दैट इज़ कुली। कुली को कैरेक्टर नावल कहा गया है, मुल्कराज आनंद के कुली को। In which novel of राजा राव the story has been narrated by a Brahmin widow? ये कौन सा जो नावल है दैट इज़ कंठपुरा, जो कि पुराणों से कहानी ली गई है कंठपुरा की, और उसमें गुड और ये एक एलिगोरिकल नावल है और जिसमें गुड एंड बैड फोर्सेस के बीच में लड़ाई दिखाई गई है। गुड फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड विद गुड फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड थ्रू गांधी एंड द फॉलोअर्स ऑफ गांधी एंड द बैड फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड थ्रू द ब्रिटिशर्स। रुक्मणी इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन। रुक्मणी कौन से? कमला मार्कंडे के नावल नेक्टर इन अ सीव। ये एक गरीब दंपत्ति की कहानी है जो दोज हु आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स पॉसिबल, किसी ना किसी तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एज द टाइटल सजेस्ट कि नेक्टर इन अ सीव, कि जितना भी आता है छन जाता है। तो रुक्मणी इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी नेक्टर इन अ सीव। Which novel of Kamala Markande has been compared with Pearl S. Buck's The Good Earth and K.S. Venkataraman's Murugan the Tiller? कौन से नावल को कंपेयर किया गया है? तो दैट इज नेक्टर इन अ सीव। In which novel the scene shifts from India to England and America and again back to India? ये कौन सा नावल है कमला मार्कंडे का जिसमें सीन जो है इंग्लैंड से, इंडिया से इंग्लैंड, अमेरिका और फिर इंडिया में आता है? तो दैट इज़ पजेशन। पजेशन नावल में इस तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस लिटरेचर के। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ ग्रामर एज वेल। अब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मैंने लिया है, इसमें आपको मैं बताती चलती हूँ। कैन यू टेल मी वाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रुथ? कैन यू टेल मी, ये देखिए यहाँ पर, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी वॉट, ये हमारा जो वॉट का जवाब देता है दैट इज नाउन क्लॉज। अब कैन यू टेल मी ये अपने आप में आगे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन के बीच में अगर क्लॉज आता है तो वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है और उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में आता है। तो कैन यू टेल मी व्हाई यू डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ? कैन यू टेल मी व्हाई यू डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ? तो कैन यू टेल मी क्या, नाउन क्लॉज, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में। Now the next question is the partner swore from fighting again. Swore from fighting again. Swore, partner swore क्या? फिर noun clause है that they would not fight again. The partner swore किस बात के लिए? क्या? swore कसम खाई, क्या कसम खाई? That they would not fight again. A boy has been sunk in this river.
संक, चीज के लिए डूबने के लिए सिंक, सैंक, संक होता है, और इंसान के डूबने के लिए ड्राउन यूज किया जाता है। अब बॉय हैज बीन संक, एक बॉय हैज बीन ड्राउन, डुबोया गया है, तो अब बॉय हैज ड्राउंड है, अगर डुबोया गया है तो वहां पर यहाँ पर इसमें संक की जगह ड्राउंड आएगा, हैज बीन संक। तो यहाँ पर अब बॉय हैज़ ड्राउंड होना चाहिए, वैसे तो बीन भी बेकार ही है इसमें, क्योंकि डुबोया जाता नहीं है, हैज़ बीन, तो यहाँ पर आएगा एक चीज़ के लिए आप संक लगाते हैं और इंसान के लिए तो बॉय हैज़ ड्राउंड इन दिस रिवर, ये ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Had we been on time, we would not have missed the train. जब भी कभी किसी चीज़ के लिए रिग्रेट बताया जाता है तो टाइप 3 कंडीशनल लगाते हैं कि अगर हम समय पर पहुंच जाते तो हम ट्रेन मिस नहीं करते। Had we been on time, अगर समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन मिस नहीं करते, तो यहाँ पर had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लिख रखा है, इन्वर्जन यूज़ हुआ है, had we been on time, ये ठीक है। We would not have missed the train, तो हम ट्रेन नहीं मिस करते, तो ये भी ठीक है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, दैट्स नो improvement. Now the next question is, no king in that period was so intensely involved in the welfare of his people as King Ashoka. जब हम किसी को no king in that period, किंग को कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन सेम ग्रुप में होता है तो हम वहाँ पर लगाते हैं अदर। अगर ग्रुप जो है वो डिफरेंट होता है तो हम यहाँ पर नहीं लगाते। अगर हम ये बोलते हैं नो किंग ऑफ USA was so intensely involved in the welfare of his people as King अशोका, तो भाई इंडिया के किंग की तुलना USA के किंग से की जा रही है तो हम नो के बाद कोई वो नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हुए हमारा जो ग्रुप होता है वो सेम होता है, व्हेन वी कंपेयर इन द सेम ग्रुप देन वी यूज अदर, तो यहाँ पर आएगा नो अदर किंग इन दैट, तो यहाँ आएगा नो अदर किंग। When we saw him last, he ran to catch a bus. जब अगर सेंटेंस में दो क्लॉजेज आ रहे हों जिसमें से एक बताए कब और एक कोई घटना बताए, तो जो कब बताने वाला है और जो घटना बताने वाला है, तो जो घटना बताने वाला है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और जो कब बताने वाला है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होगा। तो व्हेन वी सॉ हिम लास्ट ये बता रहा है कि कब, व्हेन वी सॉ हिम लास्ट तो वो क्या कर रहा था, घटना जो है वो बताई जाएगी, ही वॉज रनिंग टू कैच अ बस, तो ये आएगा आपका यहाँ पर। और वैसे भी पास्ट में अगर दो इंसिडेंट्स होते हैं जिनमें से एक इंसिडेंट कंटिन्यूड होता है उस समय और दूसरा उसी समय ख़त्म हो जाता है, तो जो कंटिन्यूड होता है पास्ट कंटिन्यूअस और जो ख़त्म हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट, तो ही वॉज रनिंग। इफ़ यू गेट कन्फ्यूज्ड वाइल परफॉर्मिंग द एक्ट जस्ट डोंट स्टॉप ट्राइंग, तो भाई एक बात है, अगर तुम कन्फ्यूज हो जाओ तो जस्ट डोंट स्टॉप, just keep on trying, continue your tries, not give up trying, keep on, just keep on trying, भाई कोशिश करते रहना। और on के बाद ये जो लगता है ये that's a gerund। The doctor said that there was no cause of anxiety नहीं, there was no cause for anxiety का कोई कारण नहीं था। cause of and cause for, cause के साथ लगता है preposition for। I must study my books today as I have to give an examination tomorrow, ये गलत वो दिया जाता है। एग्जामिनेशन गिव एंड टेक का होता है, टीचर्स गिव द एग्जामिनेशन एंड स्टूडेंट्स टेक द एग्जामिनेशन, इसे कॉपी की तरह उसके लीजिए, कॉपी टीचर्स देते हैं एंड स्टूडेंट्स कॉपी लेते हैं, तो ये है स्टूडेंट्स टेक द एग्जामिनेशन नॉट गिव द एग्जामिनेशन, तो यहाँ आएगा एज आई हैव टू टेक द एग्जामिनेशन। If you call to him and explain your problem, he will help you. If you call to him, if you call upon him, call upon जो phrasal verb है उसका मतलब होता है किसी से मदद की गुहार लगाना, तो ये एक phrasal verb है if you call upon him. That's all for today. आज के लिए इतना ही। ग्रामर और लिटरेचर दोनों ही इसमें मैंने मिक्स करा है। आई होप कि सेशन आपको पसंद आए। That's all for today. मिलते हैं कल। बाय बाय।